हिंदुस्तान पेपर मंगलवार 28 अप्रैल 2026। अजीविका पर आघात करता तापमान। के.जी. रमेश, पूर्व निदेशक, भारतीय मौसम विभाग। अप्रैल में ही आसमान से मानो आग बरस रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में तापमान में तेज़ी बनी हुई है। यहाँ तक कि रात के समय भी गर्मी का रिकॉर्ड बनाने लगी है। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है। हालांकि पूर्वोत्तर और इससे लगे प्रांतों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। आखिर इस पूर्वाभास की वजह क्या है? दरअसल मौसम अपना उपचार खुद करता है। गर्मी में जब तापमान बढ़ता है तो एक मुकाम पर पहुंचने के बाद उसमें गिरावट आती ही है। इस क्रिया में यदि नमी और जलवाष्प का साथ उससे मिल जाए तो आंधी बारिश आती है, और अगर यह साथ तापमान को नहीं मिल पाता तो धूल भरी आंधी मौसम को कुछ हद तक ठंडा कर देती है। अब किन इलाकों में आंधी आएगी और कहाँ बारिश होगी, यह स्थानीय कारकों पर निर्भर करता है। तापमान को संतुलित करने का एक प्राकृतिक चक्र है। अभी बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि एक के बाद दूसरे पश्चिम विक्षोभ उभर रहे हैं। इसी कारण पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड में, यहाँ के तक कि नेपाल तक में बर्फबारी हुई है। यहाँ का बदलता मौसम उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से में भी शामिल हैं। रही बात भारत के पूर्वी हिस्सों की, तो इन दोनों आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में लेकर उड़ीसा, बिहार, बंगाल, झारखंड, सिक्किम तक बारिश हो सकती है, क्योंकि तापमान को नमी बंगाल की खाड़ी से मिल सकती है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरता है। इसलिए देश के इन हिस्सों में बारिश होती रहती है। हालांकि जून में जब मौसम केरल के तट से टकराएगा तब फिर से देश भर में बरसात की शुरुआत होगी। मगर इस बार मानसून के कमज़ोर रहने और बाद में फीसदी तक बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। वैसे यह शुरुआती अनुमान है। मई के अंत में फिर से मौसम का आकलन किया जाएगा और उसके बाद मानसून के मासिक अनुमान जारी किए जाएंगे। इतना ही नहीं, इंडियन ओशन डाइपोल की बात भी कही जा रही है, जो वास्तव में हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के तापमान के बीच का अंतर है। इसके सकारात्मक रहने से भारत में बेहतर मानसून होता है, जबकि नकारात्मक में कम बारिश होती है। हालांकि हालिया वर्षों में बारिश में हुई बढ़ोतरी की एक वजह जलवायु परिवर्तन भी है। अब बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर जैसे इलाकों में भी बाढ़ आने लगी है, क्योंकि यहाँ बारिश का पैटर्न बदल गया है, फिर चाहे अल नीनो हो अथवा नहीं। इस जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी भी पहले की तुलना में बढ़ गई है। अब हर साल तपिश रिकॉर्ड बनाने लगी है। विशेष रूप से साल 2000 के बाद से ग्लोबल वार्मिंग हर साल अधिक गर्मी का एहसास कराने लगी है। इस तापमान को भूजल का दोहन और बढ़ा रहा है। दरअसल जब जमीन में से हम पानी निकाल लेते हैं और वह खाली हो जाती है तो वह तुलनात्मक रूप से अधिक गर्म होने लगती है। इसी तरह लैंड यूज बदल कर किए जाने वाले विकास कार्य भी तापमान बढ़ाते हैं। चूँकि जिस अनुपात में पेड़ काटे जाते हैं उसी अनुपात में शायद ही पेड़ लगाए जाते हैं, इसलिए विकास कार्य वाले क्षेत्रों में गर्मी अधिक बनी रहती है। पार्कों का ख़त्म होना भी गर्मी बढ़ने की एक वजह है। दिल्ली में ही नेहरू पैलेस और धौला कुआं के बीच तापमान में करीब 2 डिग्री तक होने वाले अंतर से हम इसे बखूबी समझ सकते हैं। इंसानी गतिविधियाँ भी तापमान बढ़ाने में खूब जिम्मेदार हैं। एक सामान्य उदाहरण एसी का ही लीजिए। अब हर घर में एसी का इस्तेमाल होने लगा है। इस तरह के प्रयास विशेषकर ग्रामीण आजीविका के लिए मायने रखते हैं।
38 डिग्री से अधिक का तापमान इंसानों के लिए ही हीट वेव है, जबकि मवेशियों के लिए यह 28 डिग्री ही है। अगर हमारे मवेशी लू से परेशान होंगे तो उनका खान पान कम हो सकता है, जिससे उनके उत्पादन पर असर पड़ेगा। इससे दूध या अंडे का उत्पादन कम हो सकता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है, जो पहले से ही संकट में है। दिक्कत यह है कि इन पर कोई बात नहीं करना चाहता, जबकि कृषि मौसम विज्ञान सेवा की मदद से हम इसका आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं। बहरहाल, अगले 10 दिनों में तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक पूर्वी हिस्सों में गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, जबकि उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में पश्चिम विक्षोभ का असर खत्म होते ही गर्मी फिर से रुलाने लगेगी। हमें इसी के अनुरूप अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगला लेख है एक अच्छा समझौता। लगभग 2 महीने से ईरान में जारी तनाव के बाद विश्व स्तर पर एक खुशखबरी सामने आई है। भारत और न्यूजीलैंड के ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर करके जैसी सकारात्मकता का संचार किया है, उसकी विश्व को बड़ी ज़रूरत है। हाँ, मोटे तौर पर यह समझौता बीते वर्ष दिसंबर में ही हो गया था, लेकिन विश्व में बिगड़े हालात की वजह से इसमें लगभग 4 महीने का समय लग गया। जो समझौता हुआ है उसके 20 पहलू या अध्याय हैं। इनमें सबसे ऐतिहासिक है व्यापार और निवेश। विश्व में एक समय केंद्रीकृत व्यापार व्यवस्था बनती दिख रही थी, लेकिन बीते 4 वर्ष से ज़्यादातर देश द्विपक्षीय समझौता की तरजीह दे रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन का जादू खत्म हो चुका है। आश्चर्य नहीं है कि बीते 4 वर्ष में भारत कम से कम 7 व्यापार समझौते कर चुका है। न्यूजीलैंड एक छोटा पर विकसित देश है और आज के दौर में एक देश का महत्व है। हर व्यापारी या उत्पादक मुल्क दुनिया में अपने बाजार का विस्तार ऐसे ही कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यह समझौता भारतीय किसानों, युवाओं, छात्रों, महिलाओं, कारीगरों, MSME और नव आचार्यों को लाभ पहुंचाएगा। इस समझौते से भारत का ही नहीं, न्यूजीलैंड का भी निर्यात बढ़ेगा। भारत से जो उत्पाद न्यूजीलैंड जाएंगे उनमें से 95% पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। जाहिर है, इससे भारतीय व्यापारियों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्ष में भारत में $20 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। भारतीय पेशेवरों को न्यूजीलैंड में काम के ज़्यादा अवसर मिलेंगे। सबको पता है न्यूजीलैंड से फलों का आयात होता है। एवोकाडो व ब्लूबेरी जैसे फलों की भारत में मांग तेज़ी से बढ़ रही है। इस समझौते में खास यह भी है कि दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग समझौता हुआ है। मतलब भारतीय किसानों को कीवी सेब की खेती और शहद उत्पादन में न्यूजीलैंड से सहायता मिलेगी। चूँकि भारत में जलवायु की विविधता है, तो फल उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे कृषि समझौते भारत को यूरोपीय संघ या यूरोपीय देश के साथ भी करने चाहिए। भारत फल उत्पादन के मामले में चीनी से पीछे है और आम, केला और पपीता उत्पादन में अव्वल है। चूँकि भारत में खुद की खपत बहुत ज़्यादा है, इसलिए निर्यात के लिए गुणवत्ता उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड में खेतों की कमी है, पर भारत में ऐसी कोई कमी नहीं है। भारत को ऐसे नए अवसर का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। भारत न्यूजीलैंड व्यापार समझौते को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। ध्यान रहे, भारत अपने व्यापार या निर्यात के घड़े को बूंद बूंद से भर सकता है। उसे केवल अमेरिका पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। यह अफसोस की बात है, अमेरिका युद्ध में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है और इस वजह से भारत के साथ उसके व्यापार समझौते में बेवजह देरी हो रही है। यह देरी भी भारत को अपने लिए नए बाजार खोजने पर मजबूर कर रही है। देश की ज़रूरतों के हिसाब से भारतीय निर्यात का बढ़ते जाना जरूरी है।
ताकि उत्पादन की रफ्तार में कमी ना आए। भारतीय निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत सरकार को उद्योग जगत के साथ मिलकर काम को और तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। यह असीम क्षमता है और क्षमता संवर्धन की संभावना भी है। अगला लेख है एस श्रीनिवासन, वरिष्ठ पत्रकार। तमिलनाडु के चुनाव में इस बार अजब गजब नज़ारे दिखे। तमिलनाडु में नई विधानसभा के लिए मत पड़ चुके हैं, अब नतीजों का इंतजार है। बहरहाल इस बार दो तरह के रुझान देखने को मिले हैं। पहला, चुनाव आयोग वोटों की खरीद रोकने में नाकाम रहा और दूसरा, चुनाव प्रचार का खास तौर से इंस्टाग्राम की तर्ज पर तैयार किया गया था, जो जेएनजी का पसंदीदा सोशल मीडिया मंच है। यह शायद तमिलनाडु के इतिहास का सबसे भ्रष्ट चुनाव था, क्योंकि मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसों का लेन देन बड़े पैमाने पर हुआ। हैरानी की बात यह है कि माकपा ने भी, जो हमेशा से इन सब चीज़ों से दूर रही, इस बार पैसे बांटे। सुरक्षा बलों को खास टुकड़ियां चेन्नई और दूसरे शहरों की सड़कों पर तैनात थीं। वे गाड़ियों को रोक रोक कर पैसे की तलाशी ले रहे थे। इससे आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। आयोग की राजनीतिक पार्टियों के ठिकानों पर छापे मारने की नज़रअंदाज कर दिया। फिर भी चुनाव आयोग ने गर्व से यह घोषणा की कि उसने राज्य के किसी भी चुनाव क्षेत्र में दोबारा मतदान कराने का आदेश नहीं दिया है। एक चुनाव क्षेत्र में तो अजीब नज़ारा देखने को मिला। यहाँ के लोग सड़कों पर इसलिए उतर आए कि किसी भी दल ने उन्हें नकद राशि नहीं दी थी। पुलिस मूर्ख दर्शक बनी रही। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध न सियासी पार्टियों ने और न ही उन हस्तियों ने मुंह खोला जिन्होंने चुनाव में मतदाताओं से सहयोग मांगा था। एक और नया रुझान था चुनाव प्रचार का इंस्टाग्राम से जैसा हो जाना। इस चुनाव में जेएनजी ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, इसलिए राजनेताओं ने उन्हें लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जाहिर है यह पीढ़ी डिजिटल युग, कोविड, जलवायु संबंधी चिंताओं और बदलते आर्थिक माहौल से प्रभावित है, इसलिए राजनीतिक वर्ग के लिए इनकी सोच समझना जरूरी था। ऐसा लगा मानो पूरा चुनावी अभियान इंस्टाग्राम के इर्द गिर्द ही बना गया हो। पॉलिटिकल वीडियो, जानकारी के छोटे छोटे अंश और फोटोशूट, पहनावा, हाव भाव और सेल्फी, ये सभी सोच समझकर तैयार की गई उन रणनीतियों का हिस्सा थे जिनका मकसद जेएनजी को रिझाना था। राज्य में 1.25 करोड़ मतदाता यानी 21% युवा 18 से 29 साल की उम्र के थे। 30 से 39 साल की उम्र के मतदाताओं की संख्या 1.6 करोड़ थी। नतीजतन राजनेता भी इन्हीं युवाओं के साथ थिरकने लगे। इस मामले में सबसे आगे थे। हालांकि वह 51 साल के हैं, फिर भी युवाओं में उनके प्रति जबरदस्त दीवानगी दिखी। अपने समर्थकों का जोश बढ़ाते हुए वह अक्सर भीड़ की तरफ अपना गमछा या तौलिया उछाल देते थे। एक मौके पर तो वह साइकिल चलाने लगे और सैकड़ों फैन उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। चुनाव प्रचार के दौरान विजय हल्के भूरे रंग की पैंट और सफ़ेद शर्ट पहनते रहे, जिसकी आस्तीनें कोहनी तक मुड़ी थी। यह पहनावा देखते युवाओं के लिए ड्रेस कोड बन गया। उनकी रैलियों में आने वाले काफ़ी सारे युवा इसी तरह के कपड़े पहनकर आते थे। इस दौड़ में 73 वर्षीय मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी शामिल हो गए। एक रैली में उन्होंने अपने पारंपरिक वेष्टी और शर्ट की जगह हल्के भूरे रंग की पैंट और सफ़ेद रंग की आधी आस्तीन वाली शर्ट पहन ली। उन्होंने ऑटो रिक्शा की सवारी की, गन्ने का जूस बेचने वाले की मदद की और अपने चुनाव प्रचार के दौरान सुबह सैर करने वालों के साथ भी कुछ देर तक बातचीत की। चूँकि चेन्नई में ही तमिल फिल्म इंडस्ट्री कॉलीवुड है, इसलिए रैलियों में फिल्मी सितारों और उनके साथियों को भी देखा जा सकता था, जो लोग हाथ हिलाकर और फिंगर हार्ट बनाकर लोगों का अभिवादन करते दिखे। इस तरह तमिलनाडु में तमाम पार्टियों के राजनेता कलाकार बन गए। तमिल राष्ट्रवादी पार्टी के नेता सीमान ने तो एक रैली में गाना भी गाया। युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में पलानीसामी ने उन्हें याद दिलाया कि कोविड महामारी के दौरान उन्होंने
ही हाईस्कूल के छात्रों के लिए सभी को पास करने की घोषणा की थी। अब यह देखना बाकी है कि जेन जी पारंपरिक राजनेताओं के वायदों से प्रभावित हुई है या फिर अपने चहेते स्टार की बातों से। अगला लेख, मनसा वाचा कर्मणा, आखिर ध्यान क्या है? एकाग्रचित होना ध्यान नहीं है, क्योंकि जहाँ रुचि होती है वहाँ किसी वस्तु पर एकाग्रचित होना अपेक्षाकृत सरल होता है। युद्ध और नरसंहार की योजना बनाने वाला सेनापति बड़ा एकाग्रचित होता है। पैसा कमाने वाला भी व्यापारी भी बड़ा एकाग्रचित होता है। वह कठोर भी हो सकता है, क्योंकि वह प्रत्येक दूसरी भावनाओं को एक ओर करके जो चाहता है उस पर पूर्णतया एकाग्रचित होता है। ऐसी एकाग्रचिता ध्यान नहीं है, वह केवल बहिष्करण है। फिर ध्यान क्या है? निसंदेह ध्यान समझ है। यदि बहिष्करण होगा तो समझ कैसे हो सकती है? जहाँ निवेदन है, अनुनय है, वहाँ समझ कैसे हो सकती है? बोध में, समझ में शांति होती है, स्वतंत्रता होती है। जिसे आप समझ लेते हैं उससे आप मुक्त हो जाते हैं। केवल एकाग्रचित होना अथवा प्रार्थना करना समझ नहीं लाता। समझ ध्यान का आधार है, ध्यान की मूलभूत प्रक्रिया है। आप इस विषय में मेरे शब्दों को बेशक स्वीकार न करें, परंतु यदि आप प्रार्थना और एकाग्रता का सावधानी से परीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कोई समझ नहीं ला सकता। यह केवल दुराग्रह, दृढ़ता और भ्रम है, जबकि ध्यान से स्वतंत्रता, स्पष्टता और समग्रता आती है। फिर बोध का समझ का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सभी वस्तुओं को उचित अर्थव्यवस्था, उचित मूल्य प्रदान करना। अज्ञानी होने का अर्थ है गलत मूल्य प्रदान करना। मूर्खता का स्वभाव ही है कि वह उचित मूल्यों को नहीं समझती। बोध तभी होता है जब उचित मूल्य होते हैं। उचित मूल्यों को स्थापित कैसे किया जाए? संपत्ति के उचित मूल्यों को, संबंध के उचित मूल्यों को, धारणाओं के उचित मूल्यों को उचित मूल्य स्थापित हो सकें, इसके लिए आवश्यक है कि आप विचारकर्ता को समझें। यदि मैं विचारकर्ता को नहीं समझता जो मैं स्वयं हूँ, तो मेरे चुनाव का, मेरे वर्णन का कोई अर्थ नहीं। अर्थात यदि मैं अपने आप को ही नहीं जानता तो मेरे कर्म, मेरे विचार का कोई भी आधार नहीं है। अतः स्वबोध ध्यान का आरंभ है, वह बोध नहीं है जिसे आप पुस्तकों, अधिकारियों, व्यक्तियों, गुरुओं से प्राप्त करते हैं, बल्कि वह समझ जो स्व अन्वेषण से आती है, वो आत्म सजगता है। ध्यान स्वबोध का आरंभ है और स्वबोध के बिना ध्यान संभव नहीं है। यदि मैं अपने विचारों, अपनी भावनाओं के तौर तरीकों को नहीं समझता, यदि मैं अपने अभिप्रायों, अपनी आकांक्षाओं, अपनी मांगों, कर्म के विभिन्न प्रारूपों के अपने अनुशीलन को अर्थात धारणाओं को नहीं समझता, यदि मैं स्वयं को नहीं जानता, तो चिंतन के लिए कोई आधार ही नहीं बनता। खुद को समझे बिना जो विचार करता केवल मांगता है, प्रार्थना करता है, बहिष्करण करता है, उसके हाथ सिर्फ दुविधा और भ्रांति ही लगने वाली है। जे कृष्णमूर्ति। अगला लेख है राजस्थान में नया मंत्रिमंडल। आखिर राजस्थान में श्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल बन गया है। नए मंत्रियों ने अपने पद की बाकायदा शपथ ले ली। इसके साथ ही उस अनिश्चित स्थिति का अंत हो गया जो लंबे समय से चली आ रही है। पंडित हीरालाल शास्त्री के त्यागपत्र देने के बाद राजस्थान का शासन ICS मंत्रियों के हाथों में चला गया था। यह कामचलाऊ व्यवस्था थी, फिर भी 3 महीने तक जारी रही। लोकतंत्र के युग में ICS हुकूमत को मुश्किल से ही पसंद किया जा सकता है। राजस्थान की मुख्य कठिनाई यह है कि वहाँ कोई निर्वाचित विधानसभा नहीं है जिसके प्रतिमंडल उत्तरदायी हो सके। अतः राजस्थान में जो भी मंत्रिमंडल बनेगा उसे केंद्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा और न्यून अधिक उसके नियंत्रण में काम करना होगा। नए मंत्रिमंडल ने जिन परिस्थितियों को प्रतिग्रहण किया है उन्हें असाधारण ही करना होगा। राजस्थान भी देश के कतिपय
राज्यों की भांति अन्य संकट में फंसा हुआ है। कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं है। राज्य के विभिन्न भागों में डाकुओं ने आतंक फैलाया हुआ है। जागीरदारी प्रथा राजस्थान की एक मुख्य समस्या है जो जल्द से जल्द हल होने का तकाजा कर रही है। कहा जाता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है और बजट के जो प्रारंभिक अनुमान तैयार किए गए हैं वे घाटे के सूचक है। अतः राजस्थान सरकार के लिए जनहितकारी बड़ी योजना को शुरू करना कठिन होगा। राजस्थान के नए मंत्रिमंडल को इन कठिन परिस्थितियों के बीच काम करना होगा। नए मुख्यमंत्री श्री व्यास ने कहा कि उन्होंने यह पद व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि राजस्थान की सेवा के ख्याल से ग्रहण किया है और यह आश्वासन दिया है कि वह व्यक्तिगत या दलगत पक्षपात से अलग रहने की चेष्टा करेंगे। उन्होंने सभी क्षेत्रों से सहयोग की मांग की है। हम आशा करेंगे कि राजस्थान का नया मंत्रिमंडल शासन स्तर को ऊंचा उठाने की ईमानदारी से चेष्टा करेगा। हम उसकी सफलता की कामना करते हैं। संशोधित वित्त विधेयक भारतीय संसद में प्रवर समिति द्वारा संशोधित बिल विधेयक को स्वीकार कर लिया गया है। अगली खबर, प्रस्ताव अमेरिका हमले नहीं करने की गारंटी दे तो हॉर्मुज़ खोलने पर सहमत। परमाणु छोड़ अन्य मुद्दों पर बात को तैयार ईरान। तेहरान वाशिंगटन। ईरान ने हॉर्मुज़ सहित अन्य मसलों को सुलझाने की ओर कदम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उनकी तरफ से नया शांति प्रस्ताव भी भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका हमले नहीं करने की गारंटी दे तो वह हॉर्मुज़ खोलने को तैयार है। जहां तक परमाणु संवर्धन की बात है तो उस पर बाद में अलग से वार्ता की जा सकती है। इस प्रस्ताव पर अभी तक अमेरिका की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार को एक बार फिर कहा कि ईरान समझौता करने के को लेकर गंभीर है, लेकिन परमाणु संवर्धन का हिस्सा इसका अहम हिस्सा रहना चाहिए। प्रस्ताव स्वीकार करने की संभावना कम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की संभावना कम दिखती है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने इस पर चर्चा की, मगर खबर लिखे जाने तक कोई बयान नहीं दिया था। ट्रंप मंगलवार को शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति सलाहकारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। गतिरोध जारी। अमेरिका और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर गतिरोध में फंसे हुए हैं। अमेरिकी नाकेबंदी का उद्देश्य ईरान को अपना तेल बेचने से रोकना है ताकि उसे महत्वपूर्ण राजस्व से वंचित किया जा सके और संभवतः ऐसी स्थिति पैदा की जा सके जहां तेहरान को उत्पादन बंद करना पड़े क्योंकि उसके पास तेल जमा करने की जगह नहीं है। दबाव बढ़ रहा है। जलडम मरुद्ध के बंद होने से डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनाव से पहले तेल और गैसोलीन की कीमतें आसमान छू गई हैं। इसने उनके खाड़ी सहयोगियों पर भी दबाव डाला है जो अपने तेल और गैस के निर्यात के लिए इसी जलमार्ग का उपयोग करते हैं। इस बंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिससे उर्वरक, भोजन और बुनियादी वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई गई हैं। ईरानी बंदरगाहों से पोत लौटाए। अमेरिका सेंट्रल कमांड की तरफ से सोमवार को बताया गया कि सेना बंदरगाहों में आवाजाही की निगरानी कर रही है तथा पोतों को ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश करने या निकलने से रोक रही है। बताया गया कि अमेरिकी सेना अब तक 38 पोतों को ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने से रोक चुकी है।